What's up everyone? Welcome back to the channel। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्लानिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजिंग और कोशिश करेंगे इसको भी वन शॉट कंप्लीट करने का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, सब आपको बताता हूँ। चलिए लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजिंग को। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग समझो। प्लानिंग आपने देख लिया एज अ फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम चीजें प्लान कर रहे होते हैं पहले से। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, फॉर हुम टू डू, ये पूरा हमने प्लानिंग में पढ़ा। नाउ व्हाट इज एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग में हम बेसिकली ड्यूटीज देखते हैं कि क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या डिपार्टमेंट्स होने चाहिए। काम को ऑर्गेनाइज करना, क्या हमारे घर पे सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होता है कि ये कबर्ड है, यहाँ पे हमारे कपड़े मिलेंगे, यहाँ पे हमारी कीज़ मिलेंगी, यहाँ पे हमारे वॉलेट्स मिलेंगे, बेल्ट्स मिलेंगे, शूज़ हमारे यहाँ पे मिलेंगे। ऑर्गेनाइज करके रखते हैं हमारी मम्मा सब कुछ। तो बेसिकली वही ऑर्गेनाइजिंग है। अब ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजिंग क्या है? ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क वेयर ड्यूटीज आर आइडेंटिफाइड, डेफिनेट टास्क्स आर अलॉटेड टू सुटेबल पर्सन्स, और इंटर रिलेशनशिप बनाना, कौन कैसे काम करने वाला है, कौन किसका सुपीरियर होगा, कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज एंड एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अमंग देम। ठीक है, सही हो गया। अब इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन अगर आपको कून्स की देखनी हो तो आप ये लिख के आ सकते हो। कई बार अच्छी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो इस तरीके की डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। देन अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, क्यों जरूरी है, वाई ऑर्गेनाइजिंग इज इंपॉर्टेंट, काम को बांटना क्यों जरूरी है, क्यों सब कुछ वेल डिफाइंड होना चाहिए कि कौन क्या काम करने वाला है। उसमें सबसे पहले आपको देखने को मिलता है द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सर व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? अब जैसे मुझे पता है कि मुझे बीएसटी पढ़ानी है, तो मैं बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, बार बार रेगुलरली पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे यार अब किताब भी खोलनी नहीं पड़ती, क्योंकि क्या आ चुका है, स्पेशलाइजेशन आ चुका है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि एक दिन बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं साइंस स्ट्रीम में चला गया, फिर मैं ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम में चला गया, मैं रेगुलर बेसिस पे यही काम कर रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं करता हूँ। तो अगर मैं एक ही काम रेगुलर बेसिस पे करता हूँ तो वहाँ पे मुझे सबसे पहले मिलता है द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, organizing leads to a systematic allocation of job amongst the workforce. This reduces the workload as well as enhances the productivity, और उससे स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है। नंबर 2, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि जब काम प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड होता है तो सब कुछ वेल डिफाइंड होगा, एक अच्छी कम्युनिकेशन लाइन बनेगी कि किस तरीके से कौन किससे बात करने वाला है, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है। तो काफ़ी क्लैरिटी रहती है वर्किंग रिलेशनशिप्स में जब काम प्रॉपर्ली डिवाइडेड होता है और सब कुछ एक अच्छे फ्रेमवर्क के थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है। नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे ये 3 चिंटू हैं, एक चिंटू है, 2 चिंटी हैं, इन्हें पता है कि इनको क्या काम करना है, ये उन्हीं को अच्छे से करेंगे, तो ना तो डुप्लीकेशन होगा, ना कोई भी वेस्टेज होगा, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे होने वाला है। अंडर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंटायर वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जैसे मैन, मटेरियल, मशीन, ईटीसी। ठीक है, एडेप्टेशन टू चेंज। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से क्या होता है कि आपको पहले से ही पता होता है, आपने प्लानिंग में ऑलरेडी प्लान करा है कि कितने लोगों की जरूरत होने वाली है, कैसे आप काम करने वाले हो। अब ऑर्गेनाइजिंग में आप एज पर बिजनेस एनवायरनमेंट, एज पर द डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में। आप उसी हिसाब से डिपार्टमेंट्स बना सकते हो, वर्क को एलोकेट कर सकते हो और अपने रिसोर्सेज का बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हो। द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अलाउज अ बिजनेस टू अकोमोडेट चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। इट अलाउज द ऑर्गेनाइजेशन टू सूटेबली मॉडिफाई का मतलब चेंज करना। जैसे गाड़ी मॉडिफाई कराते हैं ना, एकदम जबरदस्त थार मॉडिफाई कराई, बड़े बड़े टायर डलवा लिए। एंड रिवाइज इंटर रिलेशनशिप अमंग्स मैनेजरियल लेवल्स। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्गेनाइजिंग में सब कुछ क्लियर होगा, जॉब्स क्या क्या हैं, ड्यूटीज क्या क्या हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिव होगा, किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग डुप्लीकेशन नहीं होगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब आप चीज़ों को बांट के चलते हो तो ग्रोथ होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है, और चीज़ें बहुत अच्छे वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल मैनर्ड वे में परफॉर्म करी जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कैसे याद करेंगे? IDAE, आइडिया, बट ये आइडेई। व्हाट इज आइडेई? नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन,
एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आपको सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करना है कि काम है क्या, एंड देन उसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ? डिवाइड करने का मतलब कि काम बांट दो, छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो, क्योंकि एक इंसान चाहे कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, अकेले सारा काम नहीं कर सकता। तो काम को क्या करना है? बांट देना है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन। देन वी हैव डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाना। अब डिपार्टमेंट्स कैसे बनाए जाते हैं सर? या तो आप फंक्शंस के बेसिस पे बना लो कि भाई ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, इसका काम प्रोडक्शन करना। सेल्स डिपार्टमेंट होगा, इसका काम माल बेचना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इसका काम लोगों की जानकारी तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचाना। ठीक है, तो आपने ये फंक्शंस के बेसिस पे बनाए, या प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बना लो कि ये गारमेंट्स डिपार्टमेंट, ये यूटेंसिल्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट्स में प्रोडक्ट्स के आधार पे बना दिए, तो ऐसे भी डिपार्टमेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। देन आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए, फिर इन डिपार्टमेंट से क्या काम कराना है, ड्यूटीज क्या होंगी इनकी, वो असाइन करना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। और लास्ट में एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स बनाना कि कौन किसको रिपोर्ट करने वाला है, हु विल बी द सुपीरियर, हु विल बी द सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या होता है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, काम क्या है, एंड डिवीजन। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट्स बनेंगे अलग अलग। इस प्रोसेस को हम डिपार्टमेंटलाइजेशन बोलते हैं, दो तरीके से, फंक्शनल, डिविजनल। फंक्शनल में फंक्शंस के आधार पे, डिविजनल में प्रोडक्ट्स के आधार पे। ड्यूटीज असाइन कर दो और लास्ट में इस्टेब्लिश कर दो रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। मतलब कि दो से ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो कौन बॉस होगा, कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, ये हमारे पास इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब शुरुआत करते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ। तो यार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि कोई भी आप घर बनाओ, कोई भी आप बिजनेस सेटअप करो, उससे पहले आप उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हो ना, एक ब्लूप्रिंट बनाते हो ना, एक नक्शा बनाते हो ना कि वो कैसे होगा, कितने रूम्स होंगे मेरे घर में, कितने वॉशरूम्स होंगे, कितना किचन कहाँ पर होगा, क्या साइज होगा, किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं, सर्वेंट रूम कहाँ पे होगा, गार्डन होगा या नहीं होगा, पार्किंग कैसी होगी। तो ये सब ब्लूप्रिंट है, ये सब फ्रेमवर्क है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग में भी हमें ये देखना होता है कि कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, किस तरीके से कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा, ये सब बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो कॉन्सेप्ट है जो हमें ये बताता है कि कितना नेटवर्क होगा जॉब पोजीशंस का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी होगी, अथॉरिटी कितनी होगी कौन कौन से लेवल पे, और किस तरीके से सारे फंक्शंस परफॉर्म करे जाएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और उसके अंदर हम ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन पढ़ रहे होते हैं। तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? इट इज अ फ्रेमवर्क जो सारे के सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लैरिफाई करता है। व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? एक छोटा सा सवाल आता है, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स जो एक सुपीरियर इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, कि एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स अच्छे से काम कर रहे हैं, इसको हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। दिस डिटरमाइन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर। अब अगर स्पैन आपका नैरो होगा तो आपका स्ट्रक्चर टॉल होगा, यानी कि अगर छोटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, कम लोग होगा, तो स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होगा कि लोअर लेवल पे भी कम लोग, मिडल पे भी कम, टॉप पे भी कम, तो आपका एक टॉल स्ट्रक्चर निकल के आएगा। और अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड है, ज़्यादा लोग हैं, तो वो फ्लैट निकल के आएगा। ये बात याद रखना, तो स्ट्रक्चर वहाँ पे फ्लैट होता है। अब वाई इट इज इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेज ऑल द ऑपरेशंस, सभी ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज कर देता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है। प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क टू रेगुलेट, आपको एक फ्रेमवर्क, एक ब्लूप्रिंट देता है जिससे आप सब कुछ अच्छे से रेगुलेट कर पाते हो। अ क्लियर आइडिया टू नो अबाउट द वर्किंग स्टाइल, एक अच्छा आइडिया मिलता है कि क्या वर्किंग स्टाइल होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। आपको एक कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके देता है ये, ठीक है। इट क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल, लेवल ऑफ मैनेजमेंट और स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी बहुत क्लियरली ये डिफाइन करके देता है, ठीक है। कितने प्रकार का स्ट्रक्चर हो सकता है, अगला सवाल हमारे से ये पूछा जाता है। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी बताया था, 2 तरीके से आप ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स बना सकते हो, या तो फंक्शंस के बेसिस पे और या फिर
प्रोडक्ट्स के बेसिस पे। तो अगर फंक्शंस के बेसिस पे बनाए जाएं, इन अ फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड फंक्शंस, उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। और अगर प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाए जाएं, डिविजनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय क्रिएटिंग अ सेट ऑफ ऑटोनोमस यूनिट्स और डिविजन्स विच आर कोऑर्डिनेटेड बाय सेंट्रल हेडक्वार्टर्स। और यहाँ पे याद रखना प्रोडक्ट्स के बेसिस पे डिवीजन होता है, उसको हम डिविजनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर। ठीक है, यहाँ पे जॉब्स फंक्शंस को इंपॉर्टेंस दी गई है, यहाँ पे प्रोडक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई है, एक प्रोडक्ट एक जगह पे। ठीक है, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ओके, फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल स्पेशलाइजेशन आता है, डिविजनल स्ट्रक्चर में स्पेशलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट आता है। सर डिविजनल का एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि मैं एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हूँ जो कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो मैंने बोला गारमेंट्स अलग होंगे, फुटवेयर अलग होंगे, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स अलग होगा और बच्चों का किड्स वेयर अलग होगा। इस तरीके से प्रोडक्ट्स के बेसिस पे बनाया अलग अलग, तो वहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी डिफिकल्ट होती है, एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदारी देना। सपोज आपका प्रॉफिट नहीं बन रहा, तो कौन से डिपार्टमेंट की वजह से नहीं बन रहा? प्रोडक्शन की, सेल की, मार्केटिंग की, किसकी वजह से नहीं बन रहा? बहुत मुश्किल है यार ढूंढना। लेकिन यहाँ पे आसान है कि यार कॉस्मेटिक तो बिक नहीं रहा, सिर्फ यूनिफॉर्म बिक रही है, तो ईजी है ना यहाँ पे पकड़ना कि गलती किसकी है, कौन से डिपार्टमेंट में मिस्टेक है। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजरियल डेवलपमेंट। मैनेजरियल डेवलपमेंट किस में ज्यादा होगा? तो देखो डिविजनल स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली मैनेजरियल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, इजी होगा, क्योंकि वहां पे एक मैनेजर को मल्टी फंक्शन परफॉर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूं फंक्शनल में, तो फंक्शनल में उसको जो टॉप मैनेजरियल लेवल से ऑर्डर्स मिले हैं उसको वही फॉलो करना पड़ता है, वहाँ पे उसको चांस थोड़ा सा कम मिलता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज डिफिकल्ट एज फंक्शनल मैनेजर हैज टू रिपोर्ट टू टॉप मैनेजमेंट, वेयर एज इन डिविजनल स्ट्रक्चर इट इज ईजियर एज सच ऑटोनॉमी एज वेल एज चांस टू परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस हेल्प्स इन मैनेजरियल डेवलपमेंट। कॉस्ट ऑब्वियसली फंक्शनल इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि कोई भी डुप्लीकेशन नहीं है, सब कुछ प्रॉपर्ली हो रही होगी। डिविजनल में थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, क्योंकि हर लेवल पे आपको अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पे खर्चा ज़्यादा होता है। कोऑर्डिनेशन, सभी को अपना 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 काम करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना, क्योंकि प्रोडक्शन अलग है, सेल्स अलग है, मार्केटिंग अलग है, सब फंक्शंस के आधार पे है और सबको लगता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब अपनी वैल्यू बहुत समझते हैं, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेशन बना रहता है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के अंडर सब आ रहे हैं, कि अगर सपोज मेडिसिन हैं तो मेडिसिन के अंडर सारे आ रहे हैं, सेल, मार्केटिंग, एचआर, परचेज, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। इसके बाद सूटेबिलिटी, ये सभी के लिए सूटेबल होता है और ये मल्टी प्रोडक्ट कंपनी के लिए सूटेबल होता है जिसके प्रोडक्ट्स एक से ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स बनेंगे वो प्रोडक्ट्स के आधार पे बनेंगे। चलो, अब फंक्शनल के क्या एडवांटेजेस होंगे? फंक्शनल स्ट्रक्चर में अगर कोई जाता है, इन केस कोई फंक्शंस के आधार पे काम करना चाहता है, तो उसके क्या एडवांटेजेस होंगे? सबसे पहले उसको ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा या फिर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन मिलेगा, कि यहाँ पे लोग स्पेशलिस्ट हो जाएंगे फंक्शंस के आधार पे। नंबर 2, इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट्स। यहाँ पे आपको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब होता है कि क्योंकि देखो हर डिपार्टमेंट अलग 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 तरीके से काम करता है, तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल तो है कोऑर्डिनेशन। अगर हम कंपेयर करें फंक्शनल डिविजनल को, तो फंक्शनल में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल है, बट बनाया जा सकता है अगर अच्छे मैनेजर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सिमिलर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इन वन डिपार्टमेंट, सो देयर कैन बी इजी सुपरविजन एंड इफेक्टिव कंट्रोल। इजी सुपरविजन, ये तो ऊपर भी आ गया, सुपरविजन इजी है क्योंकि एक इंडिविजुअल मैनेजर काफ़ी फैमिलियर हो जाता है, एक जैसे टास्क ही परफॉर्म करे जा रहे हैं, तो सुपरविजन इज कंपैरेटिवली ईजियर। ट्रेनिंग देना आसान है क्योंकि एक ही चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग देनी है, कंपैरेटिवली ईजियर। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम से कम होता है। क्यों कम से कम होता है? क्योंकि सब कुछ वेल डिफाइंड है, हमें पता है कि प्रोडक्शन का काम सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, सेल्स का काम सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट करेगा, तो किसी प्रकार का कोई भी डुप्लीकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। डिसएडवांटेजेस अगर हम इसके देखें तो काफ़ी डिफिकल्ट है अकाउंटेबिलिटी पकड़ना कि किसकी गलती है, क्यों हमारे टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। ये थोड़ा सा इशू इस स्ट्रक्चर में है।
It becomes very difficult to hold a particular department accountable if the organizational goal is not achieved. Problems of coordination, वही बात है, देखो अब दोनों में कोऑर्डिनेशन, मैंने आपको बताया ना कि डिपार्टमेंटल मैनेजर का अलग अलग सोच हो सकता है, नजरिया हो सकता है, तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन की बात हो रही थी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये विद इन डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट के अंदर बात हो रही थी, लेकिन आपस में डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। इनफ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज को सिर्फ एक ही तरीके की ट्रेनिंग मिलती है, तो थोड़ा सा इनफ्लेक्सिबल है। हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो एक ही चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, बाकी काम नहीं कर पाते, तो अगर एक छुट्टी पे है तो दूसरे इंसान को तो वो काम आता ही नहीं है ना, वो काम नहीं कर पाएगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, दो डिपार्टमेंट्स में आपस में मैच नहीं होती, थिंकिंग कंपैटिबल नहीं होते, लड़ाई झगड़े यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको। उसके बाद फंक्शनल एम्पायर। फंक्शनल एम्पायर का मतलब क्या होता है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने डिपार्टमेंटल गोल के लिए कि वो लोग ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल था प्रॉफिट बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, बट जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसने अपने एम्प्लॉइज को बोला था कि हमें एक शानदार डिज़ाइन बनाना है इस बार, तो वो शानदार डिज़ाइन बनाने के चक्कर में कॉस्ट कटिंग को भूल ही गए। वो लोग डिज़ाइन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि उन्होंने डिज़ाइन तो शानदार बना दिया, बट जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था दैट इज कॉस्ट कटिंग, वो नहीं हो पाया, तो ये समस्या बढ़ गई। तो कई बार फंक्शनल एम्पायर का मतलब होता है कि सिर्फ अपने फंक्शंस को पूरा करने के लिए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को भूल जाना। ठीक है, एडवांटेजेस क्या आते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के, क्या क्या फायदे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर में? सबसे पहला, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। ऊपर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद फास्ट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्विक होती है, क्यों होती है? क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है, सब अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सब फटाफट क्विकली सारा काम करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है यहाँ पे, क्यों होती है? क्योंकि एक डिपार्टमेंट एक ऑटोनॉमस यूनिट के तरीके से काम कर रहा है, उसका अपना कंट्रोल है, अपने लिए काम कर रहा है और अपने हिसाब से सारा काम परफेक्शन के साथ करता जा रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, एक्सपेंशन और ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा इस स्ट्रक्चर में, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट किसी से रिलेटेड नहीं है। अगर आपको एक्सपेंशन करना है, आपको ग्रोथ चाहिए, तो आप इजीली कर सकते हो। उस सिनेरियो में आप कंफर्टेबली सारी चीज़ें चला के परफेक्टली काम कर पाओगे। कैसे कर पाओगे? जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर मेडिसिन अलग है और फुटवेयर अलग है, गारमेंट्स अलग है, तो हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग सब कुछ है। मेडिसिन के पास अपना प्रोडक्शन है, फुटवेयर के पास अपना प्रोडक्शन है, और कॉस्मेटिक्स अगर है तो उसके पास अपना प्रोडक्शन है, अपना सेल्स है, सबके पास अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो कोई भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब अगर आप कोई और एक्सपेंशन करना चाहते हो, कोई और नया डिपार्टमेंट बनाना चाहते हो, तो बनाओ, किसी से क्या मतलब है। तो वहाँ पे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के आप आराम से एक्सपेंशन कर सकते हो। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, जब सबको अपना अपना अलग अलग मार्केटिंग चाहिए, HR चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो यहाँ पे तो पैसा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को लोग भूल जाते हैं, ये ऊपर भी आया था, बस अपने अपने डिपार्टमेंट की बात करते रहते हैं, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को भूल जाते हैं। डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं कि किसको फंड ज़्यादा मिलेंगे, किसको फंड कम मिलेंगे, क्योंकि कंपनी एज अ होल के पास तो फंड एक ही तरीके से आएगा। अब किसको ज़्यादा मिलने हैं, किसको कम मिलने हैं, ये एक इशू है। इसके बाद इंक्रीज इन कॉस्ट, कई बार खर्चा बढ़ जाता है क्योंकि सबको अपनी फैसिलिटीज़, इक्विपमेंट्स, पर्सनल सब अलग अलग चाहिए। तो यहाँ तक हमारा एक मेजर टॉपिक्स इस चैप्टर में ख़त्म होते हैं। मैंने आप लोगों को ऑर्गेनाइजिंग का मतलब बताया, ऑर्गेनाइजिंग के फीचर्स बताए, इंपॉर्टेंस बताया। उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ लिया, प्रोसेस के साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें हमने फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा। तो अभी इस चैप्टर को यहीं तक रखते हैं, आप आराम से इसको तैयार करो। मैंने सोचा था कि इसका वन शॉट बनाऊं, बट आई वांट कि आप इसको देखो, बड़ा चैप्टर है, 2 पार्ट्स में कर लेंगे और ये चैप्टर हम खत्म करेंगे अगली क्लास में। तब तक आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लो और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका सेकंड पार्ट कराता हूँ एंड द चैप्टर विल बी ओवर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको जल्दी से जल्दी दूर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।